कर रहे हैं वेस्टर्न फेलिसीज की। वेस्टर्न फेलिसीज की मतलब पश्चिमी धरतियां, ठीक है। सो बेसिकली ये एक ऐसी फेलिसीज, फेलिसीज के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि फेलिसीज कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। एक तरीके से ये एरर हो जाता है, कोई मिस्टेक है, उसको हम कहते हैं फेलिसीज। गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू द क्लास। सो फेलिसीज क्या है? फेलिसीज कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, जिसको हम समझेंगे। और आज हम करने वाले दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आज हम करेंगे, दूसरा पार्ट हम कल करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारी फेलिसीज और क्वेश्चन उससे आते हैं, ठीक है। चलिए, सो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? फेलिसीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वेस्टर्न फेलिसीज, एक होता है आपका इंडियन लॉजिक वाली फेलिसीज। जो पुराने जमाने में फेलिसीज यूज होती थी ना, वो अभी हम वेस्टर्न में है, ठीक है। अभी हम वेस्टर्न फेलिसीज में है, तो हम इस तरीके से फेलिसीज को समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि फेलिसीज का मतलब क्या होता है? फेलिसीज मतलब एक तो होता है भ्रमिक हो गया, झूठे तर्क हो गए, फॉल्स आर्ग्यूमेंट हो गया, या इररेलेवेंट रीजनिंग हो गया, है ना। तर्कों को, जो तर्क है वो बेसिकली फॉल्स है, वो झूठ है, वो भ्रमिक है, वो गलत है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फेलिसीज। अब अगर मैं बात करती हूँ फेलिसीज के बेसिस पे, दो तरीके की फेलिसीज आ जाती हैं। एक हो जाता है फॉर्मल फेलिसी, दूसरा हो जाता है इनफॉर्मल फेलिसी। अगर मैं फॉर्मल फेलिसी की बात करती हूँ तो उसको हम कहते हैं औपचारिक, ठीक है। और दूसरा हो जाता है अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक में क्या फर्क है? औपचारिक की अगर मैं बात करती हूँ तो औपचारिक फेलिसीज क्या होती है? जहां पर ना फॉर्मेशन में गड़बड़ है, ठीक है। फॉर्म से ही समझ में आ रहा है फॉर्मेशन गड़बड़ है ना। मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, प्रिमाइस होते हैं दो और एक होता है कंक्लूजन, ठीक है। पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है कॉपुला और देन आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट हमेशा फर्स्ट वाली प्रीमाइस में जाएगा और सब्जेक्ट हमेशा सेकंड वाली प्रीमाइस में जाएगा। ये सबको याद है? अब वही है फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज करो कि एरर आ गया, मतलब यहाँ पर प्रेडिकेट को सेकंड वाली प्रीमाइस में कर दिया, सब्जेक्ट को फर्स्ट वाली में कर दिया, तो क्या हुआ? फॉर्म में गड़बड़ हो गई ना। फॉर्म में गड़बड़ हो गई, मतलब हम क्या कह रहे हैं? औपचारिक, औपचारिक तरीकों से जो औपचारिक तर्क है, उनके संबंध को हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम कह देते हैं फॉर्मल फेलिसीज। वो एरर जिसका फॉर्म ही गड़बड़ है, जिसका फॉर्म ही गड़बड़ है, ठीक है। और एक होता है इनफॉर्मल फेलिसीज। इनफॉर्मल फेलिसीज मतलब हो जाता है अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जहां पर इररेलेवेंट प्रीमाइसेस है। अब एक एग्जांपल मैं आप सभी को देना चाहती हूँ इस केस में, इसको देखिए। स्लाइड ओपन यहाँ पर, हाँ, ठीक है। देखिए, सो इसमें अगर मैं बताऊं आप सभी को, फॉर्मल तो आप समझ गए ना सब? फॉर्मल फेलिसी समझ गए? अगर समझ गए, फॉर्मल मतलब औपचारिक। औपचारिक के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि दो प्रीमाइस होते हैं, अब तक हम पढ़ रहे थे, चाहे मैं कल वाली क्लास की बात करती हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाली की बात करती हूँ, उससे पहले भी मूड्स में बताया था, तो वही, ठीक है। फॉर्मल फेलिसीज में अगर मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, फॉर्म में अगर गड़बड़ है, फॉर्म में अगर एरर है, तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कॉपुला आता है। कॉपुला मतलब इज एम आर, है ना, इज एम आर जो जोड़ता है सेंटेंस को। उसके बाद प्रेडिकेट आता है। प्रेडिकेट हमेशा फर्स्ट प्रीमाइसेस में आता है, सब्जेक्ट हमेशा सेकंड में आता है। अब सपोज करो इसको उल्टा कर दिया मैंने, प्रेडिकेट को मैंने प्रीमाइस 2 में कर दिया और सब्जेक्ट को मैंने प्रीमाइस 1 में कर दिया, तो क्या हो गया? फॉर्म में गड़बड़ हो गई ना। फॉर्म में गड़बड़ हो गई तो फॉर्मल फेलिसी हो गया। इनफॉर्मल की अगर मैं बात करती हूँ, अनौपचारिक की मैं बात करती हूँ, तो देखिए, सपोज करो एक प्रीमाइस है, दो प्रीमाइस है। यहाँ पर बोल रहा है राम इज सबसे पहले राम इज अ बॉय, एक ने बोला, फिर बोला है राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है। समझ में आ गया ना? राम इज इंटेलिजेंट, मैं थोड़ा सा वैसे लिख रही हूँ, आप सभी को समझ में आना चाहिए। राम इज अ बॉय, दूसरा बोल रहा है राम इज इंटेलिजेंट। तो तीसरा जो फेलिसी, तीसरा जो कंक्लूजन है, इसमें क्या है? श्याम इज इंटेलिजेंट, देयरफॉर श्याम इज इंटेलिजेंट, ठीक है जी, राइट। देखो, पहले कह रहा है राम इज अ बॉय, दूसरे में कह रहा है राम इज इंटेलिजेंट, सो देयरफॉर श्याम इज इंटेलिजेंट। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? राम की हो रही है। श्याम कैसे कंक्लूड में आ रहा है?
ठीक है, जहां पर प्रिमाइसेस में किसी और की बात हो रही है और कंक्लूजन में किसी और की बात हो रही है, तो वो हो जाता है आपका इनफॉर्मल फेलेसी। जहां पर आपका कंटेंट कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट जो जो एक तरीके से विषय है, जो विषय है उसमें ही गड़बड़, ठीक है, विषय में ही गड़बड़ है। जो पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई कंटेंट है उसमें गड़बड़ है, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, अनौपचारिक। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में समझ में आया क्या होता है इनफॉर्मल फॉर्मल। आप सभी से कभी इस तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अब है वो मुद्दे वाली बात, जो हमें समझनी है और जो हमें एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडहोमियम फेरेसी की। ये एडहोमियम फेरेसी क्या है? देखो, कुछ भी करके ना एक एग्जाम्पल याद कर लेना। जितने भी फेरेसीज मैं बताऊं, जैसे हमने बचपन में मुहावरे याद करते थे ना, मुहावरे याद करते थे, उसके एग्जाम्पल को समझते थे, एग्जाम्पल को याद कर लेते थे, बस और कुछ नहीं है, मुहावरे टाइप ही है। ठीक है, एक वर्ड दे दिया जाएगा, मुहावरे होते थे ना, उसको हम याद करते थे। तो वही है। एडहोमिया मतलब क्या हो जाता है? एडहोमिया मतलब कुछ नहीं है, पर्सनल अटैक। ठीक है, पर्सनल अटैक। जब पीछे से वार किया जाए, जब बैक से वार किया जाए, उसको हम कहते हैं एडोमियम। एक एग्जांपल दूं मैं आप सभी को, आप डेली यूज में जो एग्जांपल्स लेते हो ना उसको याद कर लेना। जब आप स्कूल में थे, आप टीचर से कनेक्ट करते थे, राइट, टीचर आपके सामने खड़ी होती थी, बैक से आप क्या करते थे? गॉसिप करते थे ना टीचर के बारे में, यार इसको नहीं अच्छे से पढ़ाना आ रहा, ये ऐसे कैसे अजीब से कपड़े पहन के आ गई हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम करते थे अपने अपने टाइम में, राइट। हम क्या कहते थे? पर्सनल अटैक करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि भाई एक टीचर है, जैसे एक टीचर राम है। अब देखो, यहाँ पर राम बोलता है कि सबको सबको सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको कहीं से पता चल गया है कि भाई इनका जो बेटा ना, राम का बेटा जो है ना, वो झूठ बोलता है। तो अब आप क्या बोलोगे? यार ये लेक्चर तो इतना देते देते हुए जाती हैं या जाते हैं, ठीक है, टीचर के बारे में, कि खुद के ही इनके बच्चे सुधरे नहीं है, हमें लेक्चर देती है। यही होता है ना, ये लेक्चर देते हैं टीचर को। समझ में आया? राइट। तो वो क्या हुआ? एडहोमियम। एडहोमियम फेलेसी क्या होती है? जब पर्सनल अटैक किया जाता है। पर्सनल अटैक किया जाता है, व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बोला, अपनी लैंग्वेज में प्लीज इसको लिख लो, कहीं पे भी जहां पे भी नोट बना रहे हो, अपनी लैंग्वेज में और डेली यूज वाले एग्जाम्पल से याद करो, ठीक है। समझ में आया? देखो, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मिक्स है, ठीक है। खुशबू, यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मिक्स है। आपको कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता कि फॉर्मल है इनफॉर्मल है। आपको क्वेश्चन किस तरीके का आता है? ये पूछा जाता है एडहोमियम क्या है फेलिसी, ठीक है, या हैसी जनरलाइजेशन फेलिसी क्या है, ठीक है, या स्ट्रॉमन कैसी है। तो समझ में आ रहा है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत मिक्स ही है सारे। अगर मैं एडहोमियम की बात करती हूँ, वैसे फॉर्मल फेलिसी है, बट आपको इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता इन सबसे। आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन भी है मेरे पास। डू नॉट वरी, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं आप सभी को बताती हूँ। बट पहले आप लोग इनको समझ लीजिए। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? अपनी लैंग्वेज में एग्जाम्पल याद कर लो जो मैंने अभी आपको लिखवाया हुआ है। राम एक टीचर है, राम का बेटा झूठ बोलता है, तो हम बोलते हैं कि राम का बेटा झूठ बोलता है। समझ में आ गया सबको? चलिए, बात करते हैं स्ट्रॉमन फेलिसी की। अब ये स्ट्रॉमन फेलिसी क्या है? समझ में आया ना, ये एडहोमियम फेलिसी। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लगाना चाहिए, पता लगाना होगा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, वो एक फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं बताओ कौन सी फेलिसी है, तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉमन फेलिसी क्या होती है? स्ट्रॉमन फेलिसी वो होती है जब काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल लॉजिकली चलो, जब डिबेट होता है, जैसे सपोज करो मैंने करप्शन पे टॉपिक दे दिया, भ्रष्टाचार पे टॉपिक दिया है, ठीक है। अब एक है फॉर पे, एक बोलेगा कि हाँ हम बिल्कुल इसके फॉर में हैं, हम इसके
अगेंस्ट भी नहीं है, हम इसके साथ है, करप्शन के साथ, ठीक है, और दूसरा कहता है अगेंस्ट, ठीक है। तो एक फॉर में बोल रहा है, एक अगेंस्ट में बोल रहा है, करप्शन के, भ्रष्टाचार के, ठीक है। तो भ्रष्टाचार में अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ तो देखो फॉर वाला हमेशा क्या करेगा कि नहीं, वो अपना पॉइंट रखेगा, और अगेंस्ट वाला अपना पॉइंट रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उसके पॉइंट को ना कट डाउन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, जहां पर अटैक किया जाता है काउंटर आर्ग्यूमेंट के द्वारा। काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ना कीवर्ड है। काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब होता है जब एक दूसरे के बेसिस पे अटैक किया जाए। एक मैं बोलूंगी अक्सर काउंटर तर्कों के बेसिस पे अटैक किया जाए, ठीक है। भाई मेरा पॉइंट अगर सही है तो मैं अपना पॉइंट रखूंगी, वो अगेंस्ट वाला अपना पॉइंट रखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, राइट। तो यहाँ पर ना एक तरीके से लड़ाई होती है, लेकिन वैसे नहीं कि हाँ हाथापाई वगैरह, ऐसा नहीं। बात करने के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि फॉर वाला अपने हिसाब से बोलेगा, अगेंस्ट वाला अपने हिसाब से बोलता है, तो वो हो जाता है स्ट्रॉमैन फेलिसी, एक चर्चा टाइप होती है, चर्चा होती है। दूसरा आ जाता है आपका अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस को हम क्या बोलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस को हम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, जिसका मतलब है अज्ञाता, अज्ञाता की अपील, ठीक है। जैसे जहां पर हमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है, उसकी अपील, ठीक है। अज्ञातता की अपील के बेसिस पे या तर्क के बेसिस पे इसको जाना जाता है, जहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे सही तरीके से एविडेंस नहीं है, बात किसी और की हो रही है। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, ये राम वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो क्या ये, क्या ये एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, या मैं बोलूंगी इररेलीवेंट है। एक तो इररेलीवेंट अलग है और अपील टू इग्नोरेंस अलग है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, अपील टू इग्नोरेंस में क्या होता है ना, अपील टू इग्नोरेंस में क्या होता है, एविडेंस नहीं होता, सबूत नहीं होते। अब एक एग्जाम्पल आप सभी देखिए, यहाँ पे नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव एक्स इज फॉल्स, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह पाए कि एक्स झूठा है, देयरफॉर एक्स माइट बी ट्रू। तो मैंने क्या घोषित कर दिया, एक्स सच्चा होगा, सच्चाई है उसके अंदर, क्योंकि क्योंकि हमें एक्स के बारे में खुले दिमाग से सोचना चाहिए, इसीलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं एक्स इज राइट, एक्स इज ट्रू। समझ में आया। कोई एविडेंस है हमारे पास, नहीं है, कोई सबूत है हमारे पास, नहीं है। जो सबूत है ना वही इग्नोर कर दिएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आप सभी को बोलूं, एनटीए यूजीसी नेट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जब तक कि एनटीए खुद अगर हमें ट्वीट नहीं करेगा या नहीं नोटिफिकेशन देगा, तब तक हम यहाँ पे ये सोचेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एविडेंस ही नहीं है ना हमारे पास, सबूत ही नहीं है कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अपील टू इग्नोरेंस हो गया। अपील टू इग्नोरेंस मतलब हो जाता है जहां पर हमें ज्ञात ही नहीं है कि वो चीज हुई क्यों, उसका सबूत ही नहीं है हमारे पास। समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। डेली यूज वाले एग्जाम्पल्स पे फोकस करना। एक होता है अपील टू इग्नोरेंस, एक होता है इररेलीवेंट आर्ग्यूमेंट। अभी मैं बताऊंगी दोनों में। अपील टू इग्नोरेंस वाला समझ जाओ पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वन वन टू वन समझेंगे, एकदम से सारी चीजें हम नहीं करेंगे, जो आज मैं करा रही हूँ उतना हम समझेंगे, ठीक है। फॉल्स जेनिमा, फॉल्स जेनिमा और फॉल्स डाइकोटोमी का मतलब होता है एक ही बात, मतलब एक ही होगा। झूठा, झूठी दुविधा, या फिर मैं ये कह सकती हूँ झूठा पॉइंट। डाइकोटोमी मतलब होता है दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। डाइकोटोमी मतलब होता है दो पॉइंट्स हैं, किसी दो पॉइंट्स में ना आप एक्सट्रीम में हो जाओगे। अब या तो आपको ना चॉइस मिलेगी, ठीक है, या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, या आप गेम खेल लो, या आप शॉपिंग भी कर रहे हो, या एग्जाम की तैयारी कर लो। अब आपको एक चूज करना है ना लाइफ में। लाइफ में हमारी लाइफ में एक पॉसिबिलिटीज आती है ना, या फिर हम बोलेंगे एक एक्सट्रीम पॉइंट्स आता है, जहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। हमें एक चीज को चूज करना पड़ता है, ठीक है। या तो एग्जाम, या फैमिली, या फैमिली, या एग्जाम होता है ना, या मतलब हम बोल सकते हैं, या फिर इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, या लव करो या हेट करो, मतलब एक पे स्टक रहना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं फॉल्स डाइकोटोमी, जहां पर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, लिमिटेड भी नहीं, दो ऑप्शन। डाइकोटोमी का मतलब होता ही दो है, ठीक है। डाइकोटोमी का मतलब होता ही दो है, तो वो दो ऑप्शन देगा आपको लाइफ में, ठीक है। उसका मतलब हो जाता है ये भी एक फेलिसी है, ये भी ये एक एरर है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्लिपरी स्लोप।
स्लिपरी स्लोप से समझ में आ रहा है, फिसलन वाला, ठीक है। स्लिपरी स्लोप मतलब ऐसा नहीं कि आप फिसल गए तो ये हो गया। स्लिपरी स्लोप एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है, एक ऐसी फेलेसी है जहां पे आप ना एक नेसेसरी इवेंट पे पहुंच जाते हो, ठीक है। आपका एक घटना हुई, सपोज करो कि आपका चलो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नेट का एग्जाम, किसी एक पर्सन है उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, अब आप ये बोलोगे कि मतलब दिमाग में ले लोगे कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मैं लाइफ में फेल हो गया, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, ठीक है कुछ नहीं, एक एग्जाम है, वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना कि आप एंट्रेंस एग्जाम में नहीं क्लियर हो पाए, कोई बात नहीं, लाइफ आगे आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। फोकस आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ही करना है, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है कि जब हम कोई भी ना एक बढ़ा चढ़ा के बात को करते हैं, ठीक है जी, बढ़ा चढ़ा के बात को करते हैं या एकदम से बिल्कुल एग्जेजरेट कर देते हैं, बिल्कुल उसको ना खींच देते हैं, एक बात है उसको खींच दिया। यूजीसी नेट एग्जाम नहीं हुआ, उसको खींच दिया कि यार ये क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा हो गया, फिर हमारी लाइफ में ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, एज्यूम करने लगते हैं, ठीक है। एक एग्जाम की वजह से हम एज्यूम करने लगते हैं, या एक इंसिडेंट हो जाता है तो हम एज्यूम करने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा होगा, फिर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका स्लिपरी स्लोप, ठीक। स्लिपरी स्लोप एक ऐसा एक्शन है जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को ले जाते हो, बिल्कुल ही एग्जेचुरेट कर देते हो, मतलब चलते जाते हो। एक एग्जाम्पल मैं आप सभी को यहाँ पर देना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा गे मैरिजेस के बारे में। गे मैरिजेस होती है ना, गे मैरिजेस हो रही है, ठीक है। सो अब लीगल है इंडिया में भी, ये लीगल है इंडिया में भी, जैसे कि आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पर मैंने ये बोला कि गे मैरिजेस वैलिड है या लीगल है, तो अब जाके आगे लोग अपने पेट से भी शादी करेंगे। ये एग्जाम्पल सेम टू सेम डिटो यूजीसी नेट ने पूछा था, एनटीए ने। यूजीसी नेट एग्जाम में एनटीए ने पूछा था कि गे मैरिज वाला एग्जाम्पल सेम डिट्टो कॉपी करके पूछ लिया, और पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा फेलिसी होगी। तो स्लिपरी स्लोप फेलिसी थी वो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि गे मैरिजेस वाला एग्जाम्पल ध्यान रखो, गे मैरिजेस स्लिपरी स्लोप से रिलेटेड है कि अगर वो लीगल है तो लोगों ने बोला कि अपने पेट से भी लोग शादी करने लगेंगे। क्या ये पॉसिबल होगा? भाई जिंदगी में नहीं होगा ये पॉसिबल, ठीक है, लेकिन हमने उससे सोच लिया, गे मैरिजेस से हमने सोच लिया, या यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हमने ये सोच लिया लाइफ में हम फेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है बट हम फिर भी सोचते हैं। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, देखो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट ना तीन चीजों में बनता है, एक होता है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, एक होता है पेटिटो प्रिंसिपी, ठीक है। इसको आप पीपी से याद कर लो, पीपी, ठीक है, पेटिटो प्रिंसिपी। और एक और नाम होता है इसका, बेगिंग द क्वेश्चन, बेगिंग द क्वेश्चन, ठीक है जी। इन तीनों को याद कर लेना, वैसे कल भी मैं आपको कराऊंगी इसी से रिलेटेड एक और मतलब इसका पॉइंट, बट वही है, अगर आप लोगों को सर्कुलर आर्गुमेंट समझ में आ रहेगा तो मैं कल क्यों कराऊंगी फिर। पेटिटो प्रिंसिपी बेगिंग द क्वेश्चन है, बट उसको हम कल भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रहना चाहिए सर्कुलर, पेटिटो एंड बेगिंग तीनों एक है, तीनों एक हैं, सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। ये कहता है सर्कुलर आर्गुमेंट कहता है कि कुछ नहीं, जहां से शुरुआत की ना वहीं पर ही एंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोला स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, भाई स्मोकिंग इंजूरियस है, इसीलिए इसको अगेंस्ट माना गया है लॉ के। एक बार बताओ, अगेंस्ट माना तभी गया है ना क्योंकि वो इंजूरियस है, लोगों को हार्म पहुंचा रही है, इसीलिए लॉ के अगेंस्ट किया गया है, इसीलिए लॉ ने इसको माना है कि भैया इसको हम अगेंस्ट मानेंगे। समझ में आ गया? कोई भी काम गलत है तो हमें पता है कि क्यों गलत है, समझ में आया? मतलब गोल गोल घुमा के ना उसी पॉइंट पे कंक्लूड कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वही रिपीटेशन हो रही है, जो होता है ना क्वेश्चन का आंसर देना। अब मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, किसी ने मुझसे पूछा, तो मैं आंसर क्या करूंगी, माय नेम इज प्रियंका, समझ में आया, माय नेम इज प्रियंका। तो जो मुझसे पूछा वही गोल घुमा के उसी का आंसर मैंने दे दिया। तो ये कहता है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जो भी पॉइंट ये बता रहे हैं ना उसको गोल घुमा के फिर सर्कुलेट करके उसी का आंसर खुद देंगे ये। जैसे यहाँ पर दिया हुआ स्मोकिंग अगेंस्ट द लॉ, दिस लीड्स मे टू बिलीव इट रॉन्ग। तो भाई जब जब मतलब जब हम बात करेंगे स्मोकिंग जो है वो
विरुद्ध है, मतलब वो कानून के विरुद्ध है, इसीलिए लोगों को वो गलत लगता है। गलत लगता है तभी तो वो कानून के खिलाफ है ना, गलत लगता है तभी तो वो कानून के खिलाफ है ना। तो मतलब जो आंसर आ रहा है ना, जो कंक्लूजन आ रहा है, वही प्रिमाइस को भी करेक्ट मान रहा है, वो वैलिडेट कर रहा है। समझ में आया? तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर। सर्कुलर मतलब होता है सर्कल, ठीक है, गोल गोल घुमा के उसी पॉइंट पे पहुंच जाना, शुरुआत जहां से की उसी पे एंड की। ठीक है। हैस्टी जनरलाइजेशन, हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है जल्दबाजी। जल्दबाजी मतलब हो जाता है जब हम जल्दबाजी में कोई एक आंसर पे पहुंच जाते हैं, एक रिवर्ट पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप सभी करते हो, यूजीसी नेट एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जब भी आप देते हो, तो जल्दबाजी में ऐसी जल्दी होती है कि नहीं नहीं ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और जल्दी में आंसर्स गलत हो जाते हैं ना। तो वो क्या हो गया, वो जल्दबाजी में आंसर समानीकरण हमारा गलत हो गया। जब हम सही तरीके से प्रूफ के साथ जल्दबाजी में आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप चलो दिल्ली के रेस्टोरेंट में गए, एक्सवाइजेड रेस्टोरेंट मान लो, एबीसी मान लो, ठीक है। अब आप उस एरिया के रेस्टोरेंट में, एक एरिया है, ठीक है, एक एक्सवाइजेड, चलो यहाँ मैं सपोज करो मैं साउथ दिल्ली में हूँ, तो साउथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है एबीसी एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मैं एक रेस्टोरेंट में गई, इस रेस्टोरेंट में गई, मुझे यहाँ पे सही से ट्रीट नहीं किया गया, ग्रीट नहीं किया गया, तो अब मैंने घर पे आके सबको बोला कि नहीं यार, वहां का जो, वो मुझे क्या बोलना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था कि वो जो रेस्टोरेंट ना वो बेकार है। मैंने क्या बोला, साउथ दिल्ली में जितने भी रेस्टोरेंट वो सारे बेकार। क्या हुआ, उस एबीसी रेस्टोरेंट की जगह पे मुझे, मैंने क्या बोल दिया, साउथ दिल्ली के जितने भी रेस्टोरेंट है सब बेकार हैं। क्या ऐसा है? नहीं है ना, एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट बेकार है ना। तो वो क्या है, जहां पर एविडेंस ही नहीं है, और हमने बिना एविडेंस के, बिना सबूतों के, हमने उसे जल्दबाजी में रिवर्ट दे दिया, और हमने एक एज्यूम कर दिया, मतलब गलत बोल दिया। होता है ना, हमने जब क्वेश्चन किया तो हमने आंसर गलत कर दिया, पता है हमें आंसर वो था, बाद में जब हम आंसर की चेक करते हैं पता था हमें कि आंसर गलत हमने कर दिया है, फिर भी हमें बिल्कुल एविडेंस ही नहीं होता, मतलब एविडेंस नहीं है हमारे पास, अब हम क्या कर सकते हैं, गलत हो गया तो गलत हो गया। तो हमारे पास सबूत नहीं है, फिर भी हम एक एजेंडा पे पहुंच जाते हैं, और वो भी जल्दबाजी में। समझ में आया? उसको हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेड हेरिंग। रेड जो कलर है ना, वो आपका क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। आप सभी को पता है जो काला कपड़ा होता है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, राइट। जो रेड कलर है वो डिस्ट्रैक्शन कंफ्यूजन का है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक एक एग्जाम्पल में, आप सभी ने किया होगा, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल को ना प्लीज, जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और इन्हीं एग्जाम्पल्स की वजह से आपका 4 क्वेश्चन, 4 नंबर आपके आ सकते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं। इससे ना 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ 2-3 सालों से, हर एक सेट में बोल रही हूँ मैं, और ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, ठीक है। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी केस में, राइट। सो हाँ, मैं रेड हेरिंग की बात करी थी। यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि सपोज करो कि आप एक पार्टी में गए, आपको लेट हो गया, 11-12, चलो 1 बज गया, 1 बज गया आते आते। अब आपके पेरेंट्स गुस्से में हैं, अब आपको पता है कि वो गुस्सा करेंगे, वो डांटेंगे, वो बोलेंगे, उनको हमें जवाब भी देना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, आपको पता है ना कि, हाँ आपको पता है कि हमें, हमारे पास ना बहुत ज्यादा सवालों के बौछार आने वाले हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि उस एरिया में ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, वहां पर बारिश हो गई, मेरा फ्रेंड मिल गया, वहां पे कोई अंकल मिल गए, कोई आंटी मिल गई, कुछ भी बोलोगे। लेकिन आप क्या करोगे, उस पॉइंट से अपने पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करोगे, ताकि आपको डांटना पड़े, और ताकि आपको मारना पड़े। यही होता था ना ये। जैसे जब एग्जाम, अपने टाइम पे याद करो, जब रिजल्ट आता था, तो पूछते थे ना पेरेंट्स की, आ गई आंसर की, आ गई आंसर की, तो आप क्या बोलते थे, नहीं नहीं वो आज आएगी, वो आज नहीं आई, वो कल आएगी, वो परसों आएगी, आज आती थी आंसर की। करते थे या नहीं करते थे सब? तो क्या करते थे आप, क्या करते थे आप, आपसे झूठ भी नहीं बोला जाता था, लेकिन आप क्या करते थे, उस पॉइंट को ना फिर भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे अपने पेरेंट्स से। समझ में आया? कंफ्यूजन है ना? हाँ, कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। बट आप अगर मेरे एग्जाम्पल से चलोगे ना, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल्स बनाए वो डेली यूज के हैं, जो हम करते हैं ना, हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं ना, वही करा है। हमने रेड हेयरिंग वाला केस अपनी लाइफ में किया है। अभी आप देखो, हास्टल जनरलाइजेशन वाला केस भी हमें पता है, बिल्कुल सर्कुलर आर्गुमेंट वाला भी पता है, जो बिल्कुल मैं आप सभी को, स्लिपरी स्लोप वाला भी हमने किया है।
है ना? होता है ना कि अगर एक एग्जाम हमारा नहीं हुआ, लाइफ में कुछ भी पॉइंट गलत हो गया, लाइफ में कोई भी एक सिचुएशन आ गई, तो हम एज्यूम करने लगते हैं ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बट होता नहीं है ना कुछ ऐसा, लेकिन हम फ्यूचर इवेंट्स पे फोकस करने लग जाते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आप सभी को दे रही हूँ, उनको नोट डाउन करो, लिखते लिखते। आप क्लास ले रहे हो ना, रिकॉर्डेड भी देखोगे तो भी लिख लिख लो अपने एग्जाम्पल्स, क्योंकि मेंशन नहीं किए मैंने। देख रहे हो आप, मैं मेंशन नहीं कर रही, क्योंकि बिल्कुल मुझे ना टिप्स पे है ये एग्जाम्पल्स याद। ठीक है, और आपको भी टिप्स पे याद होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होगा। और ज्यादा टफ नहीं है, मैं आप सभी को यही बोलूंगी, एग्जाम्पल्स रट लो। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आप गलत करके आओगे, और ये मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आपने मेरे एग्जाम्पल्स कर लिया ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते किसी भी केस में। इतना मैं आपको गारंटी के साथ दे रही हूँ, ठीक है, गारंटी दे रही हूँ। चलिए एवेक्यूएशन फेलिसी की बात करते हैं। एवेक्यूएशन मतलब होता है अस्पष्टता, जहां पर ना दो फेज आ जाए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये बहुत बार पूछा जाता है एवेक्यूएशन, ठीक है, जहां पे ना आप ये राइट दो वर्ड, देखिए एक सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है, उसमें राइट दो वर्ड है, ठीक है, ये भी राइट लिखा हुआ है, ये भी राइट लिखा है। एक राइट कह रहा है आई हैव राइट टू वॉच द रियल वर्ल्ड, हमें मुझे राइट है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को देखूं, वर्ल्ड को देखूं, ठीक है, ये कह रहा है। और दूसरा राइट कह रहा है, दूसरे राइट का मतलब है कि मैं एक मूवी को देखूं या एक शो को देखूं। दो सेंटेंस, दोनों में राइट की स्पेलिंग सेम, लेकिन पॉइंट दोनों का अलग अलग। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टार वर्ड है, स्टार है ना, अब मैंने बोला आपको ना स्टार की तरह शाइन करना है। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये कौन सा स्टार बोल रहे हो, आप सन वाला स्टार बोल रहे हो या एक्टर जो है एक्टर, स्टार का मतलब एक्टर भी तो होता है, या एक्टर की तरह मुझे चमकना है या सन की तरह मुझे चमकना है, बताओ कौन सा स्टार बोल रहे हो। स्पेलिंग दोनों की सेम है ना। आप यही पूछोगे ना, माइंड में यही आएगा ना यार, कौन से स्टार की बात कर रही है मैम, या कौन से स्टार कौन से पॉइंट की बात कर रही है मैम, समझ में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि स्पेलिंग तो सब दोनों की सेम है, लेकिन सेंटेंस तो अलग अलग लग रहा है। तो वो हो जाता है आपका अस्पष्टता, जहां पे वाक्य में ना आपको मिसलीड किया जाएगा, कंफ्यूज किया जाएगा, सेम वर्ड को यूज करके, सेम वर्ड को यूज करके जिसकी स्पेलिंग सेम है, अब आपको कंफ्यूज कर देंगे। समझ में आ गया, अस्पष्टता समझ में आ गया। लास्ट जो फेलिसी आज की वो है आपकी अपील टू पेटी। अपील टू पेटी, पेटी का मतलब ऐसे भी क्या होता है, एक और नाम से समझ लीजिए, इसका नाम ना एक और नाम होता है, सबके अलग अलग नेम्स है, वो सब याद रखना। आर्ग्यूमेंटम एड मिस्क्यूरेंडम, ठीक है, आर्ग्यूमेंटम मिस्क्यूरेंडम, ठीक है, सोम स्टोरी भी कहते हैं इसको, और गलीलियो गलीलियो आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंटम आर्ग्यूमेंटम मिसकॉन्डियम, ठीक है, और सोप स्टोरी भी कह सकते हैं, और गलीलियो आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। समझ में आया, अलग अलग नेम्स है, याद रखना। पिटी का मतलब होता है दया का भाव। अब होता है ना कि जैसे सपोज करो कि आप किसी को देख रहे हो, आ, कोई एक मदर है, एक एग्जाम्पल हम लाइव लाइव एग्जाम्पल देखें तो, जैसे होता है ना कि किसी को देख के बुरा लगता है कि यार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, या इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी भगवान ने इसके साथ ऐसा किया, तो आपको कहीं ना एक दया का भाव आ जाता है, एक आपको पिचीनेस फील होती है, ठीक है, दया का भाव आ जाता है ना, आ जाता है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको खाना नहीं मिल रहा है या उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो आप देखते हो ना सड़कों पे बच्चों को, छोटे छोटे, तो आपको लगता है ना कि यार कितना मतलब बुरा हाल है सबका, है ना, होता है ना। तो आपको लगता है कि यार हम भी थोड़ा सा इसकी हेल्प कर दें या कुछ, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, फेरिसी हो गया अपील टू पेटी, ठीक है, डेली लाइफ में हम ये चीजें देखते हैं। या फिर अगर आप एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं कि सपोज करो एक मदर है, उसका बेटा जेल चला गया किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारण की वजह से जेल चला गया, तो अब आप, वो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी मदर है, ठीक है, तो अब आप उनका वो जो लड़का है वही उनका सहारा है, तो आपको लगता है ना, बुरा लगता है कि यार इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनका एक ही बेटा था, कोई था नहीं फैमिली में, फिर भी उस इंसान ने मतलब इतनी गलत चीजें करी, उसको जेल हो गई, और अब मम्मी भुगत रही है, माँ भुगत रही है उसकी, है ना, उसके कर्मों की फल, है ना। मतलब समझ रहे हो ना, मैं बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल जैसे होता है ना, सिंपल भाषा में, सिंपल तौर से आपको समझाने की इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि आप सिंपल चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, जो भी चीजें सिंपल है, आपको इतना ज्यादा इसको ना बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं लेना, राइट। अब एक क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द फॉलोइंग फेलिसी, स्टॉक्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बोल रहा है स्टॉक, स्टॉक पता है ना आपको, स्टॉक पे सब इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, करते हैं,
तो यहाँ पर बोला है स्टॉक आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, एवरी अदर इन्वेस्टमेंट इज अ इंफीरियर ऑप्शन। क्योंकि अलग दूसरा निवेश का एक पार्ट हो जाएगा। इंफीरियर मतलब दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। स्टॉक सबसे अच्छा ऑप्शन है निवेश का, क्योंकि हर दूसरा निवेश एक घटिया विकल्प है, बेकार विकल्प है। क्या हो जाएगा बताओ जरा? बेगिंग द क्वेश्चन, स्ट्रॉमैन, एडोमियम या ना? जल्दी से बताइए। यहाँ पे आप सभी को मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए एडोमियम। देखो बेगिंग द क्वेश्चन का मतलब तो अब देखो ऑड वन आउट भी कर सकते हो। इस केस में ना आप लोग ऑड वन आउट भी कर सकते हो। बेगिंग द क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी कीमत पे। स्ट्रॉमन पेरिसी पे डिस्ट्रैक्शन था, तो डिस्ट्रैक्ट करना तो यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं आ रहा ना, एडहोमियम ही होगा। एडहोमियम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक को ना क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। ठीक है, अदर ऑप्शन को, सॉरी, अदर ऑप्शंस को, अदर इन्वेस्टमेंट को अटैक किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अदर एडोमियम। ठीक है, एडोमियम फेलिसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फेलिसी, ऑफिसर ने बोला, देखो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन हो रही है। ऑफिसर, आई वाज फीडिंग बट आई हैव टू रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, आई डोंट वांट टू पे और हैव अ लेट फी। मुझे, हाँ, मुझे इसके लिए यहाँ पे मुझे इसके लिए लेट फी नहीं देना है। समझ में आ गया? मुझे लेट फी नहीं देना है, मुझे लेट फी नहीं देना है। ऑफिसर, आई वॉज फीडिंग बट आई हैव टू रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, आई डोंट वांट टू पे आ लेट फी। मुझे फीस को लेट नहीं देना। हम्म, ये हास्य जनरलाइजेशन क्यों नहीं है? देखो, हास्य जनरलाइजेशन अलग हो गया ना। हास्य जनरलाइजेशन इज व्हाट, जहां पर आप क्या कर रहे हो, जहां पे आप क्या कर रहे हो, जल्दबाजी में एक आंसर पे पहुंच रहे हो। यहाँ पर जल्दबाजी तो हो ही नहीं रही है ना, यहाँ पे तो अटैक किया जा रहा है अदर इन्वेस्टमेंट को। देखो ध्यान से इस पॉइंट को समझो, ध्यान से इस पॉइंट को समझो। ये कह रहा है स्टॉक आर द बेस्ट ऑप्शन, स्टॉक ही एक बेस्ट ऑप्शन है, बाकी के जितने भी है ना वो सब बेकार ऑप्शन है। समझ में आया? अटैक किया जा रहा है ना अदर इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, अटैक किया जा रहा है कि वो सब बेकार है, स्टॉक बेस्ट है। तो इसीलिए हैशी जनरलाइजेशन क्या होता है? हैशी जनरलाइजेशन एक पर्टिकुलर स्टॉक के बेसिस पे, अब आप और बोलो कि शेयर्स भी हैं, है ना, और आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो, मतलब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, या बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो फिर उसमें तो आपने क्या किया, वहां पे तो आपका बेसिकली एक जल्दबाजी में रिवर्ट में पहुंच गए ना, एक जल्दबाजी में सामान्यीकरण करा आपने। हैशी जनरलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, एडहोमियम भी आएगा। क्लियर हो गया खुशबू? हम्म। ऑफिसर, आई वाज फीडिंग बट आई हैव टू रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, आई डोंट वांट टू पे अ फी, अ लेट फी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे पुस्तकालय में अभी वापस करना है बुक को, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा फी, विलंब शुल्क नहीं देना चाहता। तो ये क्या है? बेगिंग द क्वेश्चन, अपील टू अथॉरिटी, रेड हियरिंग या एडहोमियम? बताइए। हम्म, बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका आंसर बताइए। आई हैव टू रिटर्न दिस बुक, मुझे आज ही इस बुक को रिटर्न करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेट फी नहीं देना चाहता या चाहती। हम्म, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो अथॉरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रेड हेयरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा। आपके पास ना अब दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, एक है बेगिंग, एक है एडहोमियम। तो अब आपको समझ में आ रहा है एडहोमियम क्या होता है? जब अटैक किया जाता है, जब अटैक किया जाता है किसको? ऑफिसर को ही तो अटैक कर रहा है वो। हम्म, अपील टू अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जब अथॉरिटी को, नहीं नहीं नहीं, अपील टू अथॉरिटी तो मैंने करवाया भी नहीं है वैसे भी अभी तक, अभी तक मैंने अपील टू अथॉरिटी वैसे भी नहीं करवाया। तो ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, कल होगा वो, कल वाले सेशन में होगा। ठीक है, अभी आज का जो सेशन में हुआ है ये देखो, ये तीन हुए हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एड होमियम होना चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑफिसर को टारगेट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मुझे आज ही बुक को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ही मुझसे फीस लोगे और मुझे आप फीस नहीं देनी।
आप लोग ही मुझसे फीस लोगे और मुझे फीस नहीं देनी। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अटैक किया जा रहा है ना, इनडायरेक्ट अटैक हो रहा है, अटैक किया जा रहा है उस ऑफिसर को। समझ में आया? समझ में आया? ऑफिसर मतलब ये बेसिकली कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में, यही ऑफिसर। समझ में आया? बेगिंग द क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपील टू अथॉरिटी मैंने करवाया नहीं। अपील टू अथॉरिटी मतलब होता है कि अथॉरिटी, जैसे कि एक अथॉरिटी मिल जाती है, वैसे भी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी, बट कल बताऊंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे अगर मैं अपील टू अथॉरिटी की बात करूं, जैसे कि आपने एक अथॉरिटी दे दी, आप किसी की ना किसी को रोल मॉडल मानते हो ना, जैसे कि शाहरुख खान कोई एक ब्रांड को प्रमोट करता है, या सलमान खान कोई एक ब्रांड को प्रमोट करता है, तो हम भी वही ब्रांड लेंगे। वो एक अथॉरिटी है, हमने उसको एक अथॉरिटी मान ली। तो जो वो पिएगा, जो वो खाएगा, या जो वो करेंगे, वही हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है या जो भी है। ठीक है? समझ में आया? एथलीट है, तो वो अथॉरिटी, उसको हमने अथॉरिटी दे दी। जो भी वो पर्सन करेगा वो भी हम उसके साथ करेंगे। हाँ, वीडियो दोबारा से देख लेना एक बार। कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन प्लीज इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। वेस्टर्न फेलिसी से दो क्वेश्चन आ रहे, एक भी नहीं आ रहा, दो क्वेश्चन आ रहे धड़ाधड़ से। पिछले पेपर को उठा के देख लो। अभी मैं आप सभी को ना एक पूरा टेस्ट पेपर भी दूंगी इसका। कल वाला सेशन हो जाए एक बार, उसके बाद परसों वाला जो सेशन होगा ना, वो एक बारी सारे पीवाईक्यूज पे बेस्ड होगा। जितने भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पुट अप हुए ना, सब लेके आऊंगी। ये तो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, ये पीवाईक्यूज नहीं है, ये मेरे खुद से प्रिपेयर्ड हुए हैं एग्जाम क्वेश्चन से। ठीक है? ये एक्सपेक्टेड मान लो आप लोग, ये पीवाईक्यूज में नहीं आए हैं, ये एक्सपेक्टेड में आए हैं। इतना हार्ड नहीं आता पीवाईक्यू। ठीक है? अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, परसों वाले सेशन में हम पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है? बिकॉज मुझे थोड़े से पीवाईक्यूज और ऐड करने हैं अभी जो इस साल हुए हैं। चलिए, स्लिपरी स्लोप पैटर्न ऑफ द आर्गुमेंट इज फेलिसीज व्हेन। स्लिपरी स्लोप क्या होता है? तर्क का फिसलना क्या होता है? कौन सा फेलिसी है ये हाइपोथेटिकल है? क्या ये गुड रीजन है? ये एक्शन को इनएविटेबिलिटी, बेसिकली अनदर अनडिजायरेबल एक्शन पे ये लीड कर देगा? ठीक है? कोई पॉसिबल दो आर्ग्यूमेंट्स है, या फिर देयर इज नो गुड रीजन टू थिंक दैट डूइंग वन एक्शन विल inevitably leads to the another undesirable action। क्या होगा? स्लिपरी स्लोप मतलब हम ना गलत सोचते हैं हमेशा। ठीक है? तो डी ऑप्शन आ जाएगा ना। हमें लगता है, हम एक पॉइंट पे नहीं, हम एक उस पॉइंट को ना एक्सेजरेट करते रहते हैं। वो मतलब एक इतना बढ़ावा दे देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, इतना मतलब उस पे काम करते हैं कि वो हमें समझ में नहीं आता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। हास्सी जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेबल प्रेमाइसेस हो रहा है, अनएक्सेप्टेबल प्रेमाइसेस हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, या एक्सेप्टेबल बट अनट्रू प्रेमाइसेस। बताओ भाई, डी हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ढैसी जनरलाइजेशन क्या होता है? एक्सेप्टेबल हम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है असल में, असत्य है असल में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपको वो बोलना चाहिए था कि वो रेस्टोरेंट बेकार है, आपने बोला उस एरिया के सारे रेस्टोरेंट बेकार है, तो हैसी जनरलाइजेशन हो गया। ठीक है? या एक एग्जाम्पल प्रीवियस में आया भी हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेल्स होते हैं वो खाना अच्छे से नहीं बनाते, क्योंकि मैंने अपने घर में अपने फादर को अपने हस्बैंड को काम करते हुए नहीं देखा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है? तो मैं ये जनरलाइज कर दूंगी, या मैं एक सामान्यीकरण कर दूंगी कि जितने भी मेल्स है ना, वो घर में कोई भी हेल्प नहीं करते। तो क्या हुआ? हैशी जनरलाइजेशन हो गया। ऐसा है नहीं है ना? भाई शेफ भी तो मेल्स हैं, सब हेल्प भी करते हैं, घर में कामों में भी हेल्प करते हैं, है ना? अपने फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। तो मैं एक हैशी जनरलाइजेशन के पॉइंट की बात कर रही हूँ। यस। ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आर्ग्यूइंग दैट द लैक ऑफ एविडेंस प्रूव समथिंग इज अ फेलिसी ऑफ। आर्ग्यूइंग दैट अ लैक ऑफ एविडेंस, जब लैक ऑफ एविडेंस आ रहा है, एविडेंस में कमी है, ठीक है, तो कौन सी फेलिसी हो जाएगी? अपील टू इग्नोरेंस। बताया था ना, जहां पर कंफ्यूजन हो रही है लेकिन एविडेंस नहीं, सबूत नहीं है, उससे रिलेटेड सबूत नहीं है, अज्ञाता की अपील। बताया था ना यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। कुछ मत करना, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है? इसको एक बार पढ़ लेना, जितना भी मैंने आपको बताया, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। ठीक है?
एक बार रीड आउट कर लेना। अगर आप ऐसे करोगे ना, आज नहीं पढ़ोगे ना, तो कल का भी आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि कल और 10 फेलिसीज है। ठीक है, तो आज की फेलिसीज आज पढ़ लो, कल की फेलिसीज पे कल करेंगे। परसों मैं जो उसके नेक्स्ट वाला जो डे है, मतलब परसों मैं आपको कराऊंगी टेस्ट। टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।